good evening. I'm Yashika, your commerce coach. So, today we are going to study about the accounting principles. देखो, कोई भी चीज हम समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उस चीज का बेस पता होना चाहिए. तो उस बेस को, वो बेस क्या है हमारा, अकाउंट्स का बेस क्या है? अकाउंट्स का बेस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. की अकाउंट्स बनाने से पहले हमें क्या चीज फॉलो करनी है, क्या चीज एज्यूम करके चलनी है. तो जो हम एज्यूम करके चलते हैं वो हमारे ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं. और हम क्यों लेके आए इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है हमारे दो रीजन से है. पहला रीजन हमारा है यूनिफॉर्मिटी एंड दूसरा रीजन है हमारा अंडरस्टैंडिंग. एक कि सारे जो अकाउंट्स हैं वो एक से लगे, किसी में भी ना कोई ऐसे डिफरेंस ना हो कि आपको समझने में आसानी ना हो. और दूसरा अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई आउटसाइड पार्टी है वो हमारे अकाउंट्स को पढ़े तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि ये ए का अकाउंट क्या कह रहा है, बी का क्या कह रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी. एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा. सपोज ये मिस्टर ई है और एक है मिस्टर बी. दोनों बिजनेस किसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, मास का करवा देते हैं आजकल, सबसे वही चल रहा है ना ट्रेंड में. सो मास का बिजनेस कर रहे हैं दोनों. अब कोरोना में खूब इन्होंने पैसा कमाया. एट द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर ए का प्रॉफिट आया 20,000 और मिस्टर बी का प्रॉफिट आया 30,000. अब मिस्टर ए और मिस्टर बी कॉम्पीट करते हैं, बिल्कुल साथ साथ वाली दुकान की. मिस्टर ए को हो गई टेंशन, भाई मिस्टर बी ने ऐसा क्या कर लिया कि वो मुझसे 10,000 रुपये फालतू कमा गया. मतलब कस्टमर्स तो मेरी शॉप पे ज्यादा आते थे. चलो भाई चेक करते हैं. उसने क्या किया, अपने दुकान वाले छोटू को भेजा, जा भाई छोटू मिस्टर बी के पास जा और ना चुपके से उसके जैसे भी करके ना तू अकाउंट्स की बुक उठा के लेके आ. हो गया, उसने देखा अकाउंट्स की बुक चेक करी कि क्या है भाई, इसका जो मेरा प्रॉफिट है इससे कमा रहा है 10,000 का डिफरेंस कैसे है, मेरा तो इससे ज्यादा होना चाहिए था. अब उसने देखा कि भाई साहब ने तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया हुआ और जो मिस्टर ए है उसने डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ था, तो डिफरेंस तो उनका यहीं से आ गया. अब क्या हुआ कि सिर्फ क्योंकि उसने मिस्टर बी ने जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया था, उस वजह से जो है उसका ओवर स्टेटमेंट हो रहा था कि उतना उसका प्रॉफिट नहीं था कि जितना शो किया जा रहा था उसके अकाउंट्स की बुक्स में. सो और तीसरी चीज क्या थी, एक मिस्टर सी आए. मिस्टर सी आए बहुत पैसे वाले थे, इनको पैसे लगाना था बिजनेस में. इन्होंने कहा चलो देखता हूँ कौन ज्यादा मुझे प्रॉफिट देगा, कौन रिटर्न देगा. उसने क्या किया, उसने मिस्टर ए की बुक्स देखी, मिस्टर बी की बुक्स देखी. ज्यादा उसको अकाउंट्स नहीं आता था, तो उसने देखा कि ना बी की तो ज्यादा प्रॉफिट है भाई, ये मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा. तो उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया. अब सही किया या नहीं किया? नहीं मैम, सही तो बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि उसने तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं किया हुआ था. सो अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि दोनों में डिफरेंस आ गया ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करते हुए. तो इसी रीजन से जो है हमने एक कॉमन प्रिंसिपल्स डेवलप किए ताकि जो भी कोई अकाउंट बनाए, अब देखो एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, अगर वो सब अपनी अपनी मर्जी से बिजनेस करने लगेंगे तो बात तो नहीं बनेगी, है ना. तो इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए कि सभी एक तरीके से अपने अकाउंट प्रिपेयर करें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया गया, एजम्पशंस को बनाया गया. और दूसरी चीज क्या हुई कि अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, अब मिस्टर सी को समझने में प्रॉब्लम हुई ना कि प्रॉफिट किसका ज्यादा, तो इस इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लाया गया. तो ये दो बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फंक्शन में आए. अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है कितने? टोटल हमारे 9 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, पर आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक. ठीक है, अब उस एक में आपको लगेगा मेरा बस एक, पर उसके अंदर मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी कि आपको वो नेट एग्जाम में, आपके स्टेट एग्जाम्स में
या कोई भी कॉमर्स बेस्ड एग्जाम है उसमें जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो कर ले, आइए फिर करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इज गोइंग कंसर्न। देखो, हम सबसे पहले ये प्रिंसिपल क्यों पढ़ा रही हूँ उसका रीजन भी जान लेते हैं। हमारे 9 प्रिंसिपल्स हैं टोटल, लेकिन 3 हमारे ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर एक बिजनेस को अडॉप्ट करने पड़ते हैं। वो हमारे AS1 के अकॉर्डिंग, मतलब ICAI में जो है हमारे AS1 में ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं। AS1 में जो कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है हमारा गोइंग कंसर्न, सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी, and the third one is approval। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स माने जाते हैं, इम्प्लाइड प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। सो हमने कौन सा पढ़ना है? गोइंग कंसर्न। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है? गोइंग कंसर्न, कि जो चीज चलती रहे। ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक लंबे टाइम तक चलेगा। हम कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी साइज का हो, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे बिजनेस है वो अब नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है, वो काफी लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, क्लियर है? ये डेफिनेशन हर बच्चे को पता होती है कि हाँ ये तो बेसिक सा है, गोइंग कंसर्न मतलब लंबे टाइम तक चलने वाला। अब अंदर की बात क्या है कि जो इस प्रिंसिपल से क्वेश्चंस उठ के आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें बच्चे मार खा जाते हैं कि क्योंकि हमने अंदर का तो पढ़ा ही नहीं होता, हमें फटाफट से ये होता है कि हाँ जी इसका ये मतलब है, हो गया। तो अब हमें अंदर की बात जाननी है, तो जान लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा assets are recorded at original cost। Fixed assets क्या? कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है हम उन्हें ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। क्यों करते हैं हम मार्केट वैल्यू पे भी कर सकते थे, है ना? इस कंसेप्ट की वजह से नहीं करते क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो आगे लंबे टाइम तक चलने वाला है। तो हमने आज जो हमने एसेट खरीदी है अगले 10 साल तक वो हमारे काम आएगी। अगर मार्केट वैल्यू लेंगे तो हम शायद उसको बेचना चाहते हो ना, हमें पता हो मार्केट वैल्यू क्या है, लेकिन हम उसे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, हम ओरिजिनल को उस पर रिकॉर्ड करके चलते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस जो है लंबे टाइम तक चलने वाला है। सो आपके पास अगर क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में कि व्हाई वी रिकॉर्ड अवर फिक्स्ड एसेट्स एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड नॉट एट द मार्केट वैल्यू, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, तो किस प्रिंसिपल की वजह से होता है? वो होता है हमारे गोइंग कंसर्न की वजह से, कि हम हमारी एसेट्स को बेचने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं, हमारे बिजनेस में वो काम आनी है, इसलिए हम उसे ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है, सारा इजी, पर शायद हम इसे इग्नोर कर जाते हैं। पेपर में आ जाता तो हम सोचते रहते पता नहीं क्यों करते होंगे। हम हो सकता है इसके अंदर वो इन्वेंट्री वाला प्रिंसिपल लगाते हैं, है ना? ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे।
पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हम ना एसेट्स की फुल कॉस्ट ऑफ एसेट इज नॉट चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ परचेज। ये पॉइंट क्या कह रहा है, हम कभी भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो किसी ने सोचा कि P&L में हम क्यों नहीं डालते, जो उसका कैश हम क्रेडिट करते हैं, मशीनरी आई कैश गया तो उस कैश को P&L में चार्ज क्यों नहीं करते। वो इसी प्रिंसिपल की वजह से नहीं करते क्योंकि ये हमारी एसेट है, हमारे काम आनी है, ये एक्सपेंस नहीं ट्रीट करके चल सकते हम। हाँ, हम इसकी यूजफुल लाइफ को डेप्रिसिएशन में जरूर कर देते हैं कि हाँ हर साल हम इस पे इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बट उसकी फुल कॉस्ट जो है उसी ईयर में कभी भी P&L में चार्ज नहीं होती है। किस प्रिंसिपल की वजह से नहीं होती है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की वजह से नहीं होती है। याद रखना ये पॉइंट कि फुल कॉस्ट कभी भी चार्ज नहीं होती किसी भी फिक्स एसेट की, क्योंकि वहां पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का प्रिंसिपल काम करता है, क्योंकि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है। इसलिए ये हमारी एसेट जो है वो हमारा एक्सपेंस ना होके हमारे बिजनेस में लगेगा, इसलिए हम उसकी फुल कॉस्ट कभी भी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हम प्रीपेड एक्सपेंसेस are treated as assets। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट मान के चलते हैं। क्यों चलते हैं, पैसे तो चले गए ना जेब से, मैम खर्चा हो गया, आप कह रहे हो एसेट हो गई, कैसे हो गई? अरे गोइंग कंसर्न मान के चल रहे हैं हम, तो एसेट तो माननी पड़ेगी कि आज हमने पॉकेट से हमने दिया है पर ये कल को हमारे काम आएगा, क्योंकि हमें दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अब मैंने पहले से ही 2 महीने का रेंट दे दिया, अगले 2 महीने नहीं देना पड़ेगा ना, तो वो मेरी एक तरह से एसेट हुई। किस वजह से हुई? गोइंग कंसर्न की वजह से हुई। क्योंकि अगर मैंने सोचा होता मेरे बिजनेस का खर्चा है, आज मैंने खर्चा कर दिया, कल तो मेरा बिजनेस ही बंद है, तो मैं कभी भी प्रीपेड एक्सपेंसेस को अपनी एसेट मान के नहीं चलती। वो किस लिए चल रहे हैं, हम इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से हम अपनी प्रीपेड एक्सपेंस को एसेट मानकर चलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी पेपर में जनरली पूछा जाता है कि व्हाई प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज एसेट्स। तो अब हमें पता है कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की वजह से प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट मानकर चलते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, अभी बताएंगे क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि लोग हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। लोग हमारे से शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं और क्या करते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीजें क्यों हो पाती हैं? लॉन्ग टर्म में आएंगे इसलिए ना कि हमें पता है कि ये बिजनेस जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, जल्दी से बंद होने वाला नहीं है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में, या लोग हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं और हम दूसरों के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं एज अ बिजनेस। दूसरा कि कोई शेयर क्यों खरीदेगा कंपनी के? किसी कंपनी ने अपने शेयर निकाले, लोग सोचेंगे अरे यार मैं आज खरीद लूं, ये कंपनी 10 दिन बाद बंद हो गई तो मेरे तो पैसे वेस्ट है। पर ये प्रिंसिपल लगता है, ये प्रिंसिपल फॉलो होता है, इसलिए जो है लोग कंपनी के शेयर्स भी खरीदते हैं
उनके डिवेंचर्स भी खरीदते हैं, उन्हें लोन भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इस प्रिंसिपल की वजह से ही लोग हमारे साथ में बिजनेस के साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है। क्लियर? अब इन पॉइंट्स को हम जनरली इग्नोर करते हैं, पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब इनमें से क्वेश्चन उठ के आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, अरे ये कहां से आ गया, ये तो हमने पूरे अकाउंट्स में नहीं पढ़ा था पर ध्यान नहीं दिया था। ये सब मैं आपको 11th के कंसेप्ट बता रही हूँ, जिसको यूजुअली बच्चे इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अभी तक हमारे 3 पॉइंट्स हुए, फुल कॉस्ट वाला, प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला और ओरिजिनल कॉस्ट वाला। तो थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं, सॉरी थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं। वो क्या कह रहा है हमारा थर्ड कंसेप्ट? क्लासिफिकेशन का। सॉरी फोर्थ था, ये फोर्थ कंसेप्ट है, 3 हम कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि हम अपनी एसेट्स को और लाइबिलिटीज को एज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्लासिफाई करते हैं। क्यों करते हैं? हम सबको ऐसे बोल देते हैं, हमें क्या जरूरत थी शॉर्ट टर्म अलग रिकॉर्ड करने की, लॉन्ग टर्म अलग करने की, फिर ऐसे अपनी बैलेंस शीट को इतना बड़ा बनाने की? थी ना, क्योंकि हमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो करना था। क्या मान के चल रहे हैं फिर कि ये हमारे लंबे टाइम तक चलने वाली एसेट, और ये तो 1 साल के अंदर अंदर यूज हो जाएंगी। ये किस वजह से हुआ? ये क्लासिफिकेशन गोइंग कंसर्न की वजह से हुआ, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो एक लंबे टाइम तक चलने वाला है। इसीलिए जो है हमने क्लासिफिकेशन किया अपनी एसेट्स का भी और लाइबिलिटीज का भी। ठीक है, अब मैंने आपको सारे पॉइंट्स करा दिए जो जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अभी वापस से रिवाइज भी कर लेंगे कि हमने क्या क्या पॉइंट्स करे हैं। इससे बाहर इस प्रिंसिपल में से कुछ भी नहीं आता। अगर कोई गोइंग कंसर्न से क्वेश्चन पूछेगा तो वो इन 4 चीजों में से पूछेगा। तो लिख लेते हैं हम उसे ऐसे की टर्म्स करके, हम इन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहली हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि रिकॉर्डिंग फिक्स्ड एसेट्स एट ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि हम फुल कॉस्ट ऑफ मशीन जो है, फुल कॉस्ट ऑफ मशीन इज नॉट चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट मानकर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ assets and liabilities। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में हम क्लासिफाई करते हैं गोइंग कंसर्न की वजह से। और फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि लोग हमारे साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, शेयर्स खरीदते हैं,
लोन देते हैं और डिबेंचर्स खरीदते हैं। ठीक है, इन पॉइंट से बाहर कुछ भी नहीं आता इसमें से। ये जो 5 पॉइंट्स है इन्हें आप घोल के पी लो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये 5 पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट में से इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी के 2 प्रिंसिपल्स में अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।